अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, बसंत ख़त्म हो गई है और इस तरह लग रहा है जैसे ज़िंदगी में दोबारा से कोई कमी महसूस हो रही है। लेकिन इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो गई, मोहब्बतें बढ़ गई, नफ़रतें कम हुई। हमारे दोस्त हैं शहरोज़ राजा, उन्होंने लिखा कि उनके वालिद की उम्र उस टाइम 32 साल थी जब बसंत पर पाबंदी लगी थी। और उसके बाद आज उन्होंने बसंत मनाई। मतलब यह है कि इस दफ़ा बसंत मनाई। और बकौल शहरोज़ के उसने अपने वालिद को इतना खुश नहीं देखा जितना इस बसंत पर देखा है। अगरचे उनकी ज़िंदगी में अब यानी कि उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। तो नाजरीन, इससे लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। इसमें सब लोग इंजॉय करते हैं और इस तरह के इवेंट सिर्फ लाहौर में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में और नहीं तो कम अज़ कम पंजाब में होने चाहिए। हर जगह कोई टोल टमक्का जेह्ड़ा ना चलते रहना चाहिए। ये जो है ना पंजाबियों की पंग है, यानी कि टोल टमक्का सुन के ये मस्त हो जाते हैं। तो ये इवेंट्स कराएं, हर ज़िले में कराया करें। बल्कि होना ये चाहिए कि हर हर महीने किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई इस तरह का टोल टमक्का चलता रहना चाहिए, कुछ होना चाहिए और पता चले कि ये पंजाब है और ये बसता हुआ और हंसता हुआ पंजाब है। तो नाजरीन, अब लाहौर में जिधर बसंत हो रही थी तो उधर ही उसके साथ ही आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी थी। उनकी एक हर साल सालाना कॉन्फ्रेंस होती है आसमा जहांगीर की याद में। और उसमें हर दफ़ा कोई ना कोई इस तरह की कोई वारदात हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है कि जो बाद में फिर मीडिया में डिस्कस होता रहता है। इस दफ़ा हमने देखा कि एक बलूचिस्तान पर सेशन था और उधर डॉक्टर मालिक जो कि साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी आए हुए थे। अख्तर मेंगल जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी आए हुए थे। और राना सनाउल्लाह भी थे। और राना सनाउल्लाह ने को बात की और उसके दौरान कुछ लोगों ने एहतजाज किया। राना सनाउल्लाह को कहा कि शट अप। और उसके बाद उन्होंने एहतजाजन वाकआउट भी किया, यानी कि राना सनाउल्लाह उधर ही खड़े रहे और उन्होंने वाकआउट किया। मैं बड़ा क्यूरियस था इस मामले में कि हुआ क्या है, राना सनाउल्लाह ने कौन सी ऐसी बात की है। मैं ट्विटर पर भी पूछता रहा कि यार कौन सा ऐसा मसला बना है कि जिस पे शट अप कहने की नौबत आ गई है। पता ये चला कि राना सनाउल्लाह जो है उधर बात हो रही थी जबरी गुमशुदगियों की। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो आपका मीडिया बताता है, लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो वाक़यात होते हैं कोई इस तरह का रेफरेंस दे रहे थे। और साथ उन्होंने कहा कि जब किसी कोई शोरश ज़दा इलाके में किसी जगह पे कोई दहशत गर्दी होगी तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जब एक्शन होता है तो उसमें कोई बंदा ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसमें मासूम लोग नहीं पकड़े जाते। अच्छा, इस पे यूं ही उन्होंने ये बात की तो उस दौरान एक हाल से आवाज़ आई शट अप। तो वो निदा कुरबानी थी, वो लम्स में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाती हैं, बहुत जोशीली किस्म की एक्टिविस्ट हैं। लेकिन मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आई कि क्या आप ये भी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमने जो एक मौक़िफ़ दिया है ये एक फाइनलिटी ऑफ ट्रूथ है, यानी कि इसके बाद जो है ना सच की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब तो ये निकलता है कि और को बंदा बात ना करे। हालांकि इस पे आपको, जब आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं तो हुकूमत की ये बात सुननी चाहिए। और मुझे, ये हुकूमत हो या अपोजिशन हो, मुझे ये एक बड़ा कॉमन सेंस आर्गूमेंट भी लगता है कि ये तो हकीकत है। यानी कि आप बताएं कि जिधर इस तरह की इंसर्जेंसी नहीं चल रही उधर भी कोई वारदात हो जाए तो कई लोग मुश्तबा, यानी कि उनको सस्पेक्ट डिक्लेयर करके उनको पकड़ लिया जाता है। इसका क्या मतलब ये होता है कि वो सारे जो हैं वो मुजरम है? ऐसा नहीं होता। और अगर आप सारे मुजरम ही पकड़ते हैं तो फिर तो ये दरमियान में अदालतों की ज़रूरत नहीं। ये तो चीज़ें आपने फिर पहले तय कर लिया कि सिर्फ मुजरम पकड़ना है, उसके अलावा जो है और किसी से हमने पूछगिछ नहीं करनी। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लगा ये रवैया। ये वो लोग जो कि आम तौर पे जमहूरियत की बात करते हैं, वो लोग जो कि आम तौर पे एक इजहार आज़ादी राय की बात करते हैं, लेकिन अपने मजाज के बरक्स कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये अफसोसनाक रवैया है। यानी कि इससे आप में और उन लोगों में जिन पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो एक जिन्होंने एक सेंसरशिप को फ़रोग दिया है या इन्फोर्स करते हैं या जो कि एक जमहूरियत के दुश्मन हैं, आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। दूसरा जो चीज़ मैं नोट कर रहा था कि उधर ये बातें ज़रूर होती रहीं, लेकिन मिसिंग पर्सन या एक जबरी गुमशुदगियाँ, इसको ख़त्म करने के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने जो कानून साज़ी किया, और सिर्फ कानून साज़ी नहीं की, उस बारे में कानून पर अमल दरामद भी शुरू है। इस पर मैं किसी दिन डिटेल में बात करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं थोड़ी सी आज बात करूँ तो बाद में आप जो है बाद में सोचते रहेंगे यार जो है ना आधी बात हुई है, पूरी बात नहीं हुई। मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन इस पर काफ़ी काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली
किसी ने उस मामले पर बात नहीं की। यानी तासुर ये था कि शायद चीज़ें उसी तरह चल रही हैं, कुछ उसमें कोई ऐसे कुरेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे। जब अगर आप इस तरह ये है कि ਤੁਹਾਡਾ कहाँ चिटा है, तो फिर तो इस पे आगे कोई बात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि आपने जो तय कर लिया है उसके बाद आपने उससे यानी कि दूसरी साइड की बात ही नहीं सुननी, तो फिर तो एक दैट इज़ अ डेथ ऑफ डायलॉग, इससे तो आगे बात नहीं बढ़ सकती। तो लिहाजा ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, हमें अपने रवैयों में ज़रा थोड़ा सा एक उसको मॉडरेट करना चाहिए, और जो एक मुखालिफ राय है उसको सुनना चाहिए। और वो इसलिए सुनना ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आपका आर्गूमेंट किसी जगह पर वीक तो नहीं है। अगर वीक है तो आप उसको एड्रेस करें, आप उसको स्ट्रांग करें। तो अगर आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि वो मसला हल होगा? और जिन लोगों ने हल करना है, अगर आप उनको कायल भी नहीं कर पाएंगे तो मसला तो हल नहीं होगा। तो लिहाजा हमें अपने रवैये में एक बेहतरी लाने की ज़रूरत है। दूसरा, अब दूसरी सुन लें जी। दूसरा ये है कि हमारे एक दोस्त हैं बिलाल गौरी साहब। बिलाल गौरी साहब जो हैं वो जंग में कालम भी लिखते हैं, एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं, यूट्यूब पर भी कोई तारीखी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी उन्होंने की हैं। पिछले साल की बात है कि उनको पता चला मुझे कि उनके अकाउंट्स बंद हो गए हैं, और सिर्फ उनके अकाउंट फ्रीज़ नहीं हुए, उनके घर वालों के भी अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं, और इवन उनके ससुरालियों के भी अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं। और वो बेचारा ना किसी को बताने के काबिल वो इधर उधर भाग रहा है कि यार मेरे अकाउंट फ्रीज़ क्यों हुए, और कोई बंदा उसको बताने वाला भी नहीं है कि क्यों फ्रीज़ हुए हैं। ये एक और अलमिया, ये मैं अब आपको हुकूमती साइड का बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से करते हैं, या जो हमारे जो चौधरी रियासत के करिंदे हैं वो क्या काम करते हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल है उसको 1 माह लगा है कि उसके अकाउंट अपने अनफ्रीज़ करते करते कराते कराते। और यानी कि अब ये है कि उसका देखें कि उसको बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो समझते हैं कि ये हुकूमती साइड का है, यानी कि उसको प्रो गवर्नमेंट समझते हैं, और उस बंदे के साथ ये हो रहा है। यानी कि हालांकि वो ऐसा कोई प्रो गवर्नमेंट भी नहीं है, बस यानी कि ये है कि वो जितना एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो सकती है या एक बंदा कोशिश कर सकता है वो अपने लेवल पे करता रहता है। ये तो हो गया पिछले साल का वाक़या। अभी ये हफ्ते की बात है, इतवार की, यानी हफ्ते की बात कि रात को वो ढाका जा रहे थे। ढाका में उधर इलेक्शन हो रहे हैं बांग्लादेश, उधर जा रहे थे, और एयरपोर्ट पे उन्होंने बिठा लिया, और सिर्फ बिठाया नहीं, उन्होंने हथकड़ी भी लगा दी। जी क्या वजह क्या बनी है जी कि आपका जो नाम है वो नो फ्लाई लिस्ट पे पड़ा हुआ है, और हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा जो एसओपी है कि अगर बंदा पकड़ लें तो उसको हमने कोई एक मोअज़्ज़ज़ तरीके से नहीं बैठने देना, यानी कि उसको हमने हथकड़ी लगानी है। वो बेचारा हथकड़ी में रहा काफ़ी अरसा। वो ये है कि जो एक गुड लगी हुई कि किसी बंदे ने वो तस्वीर बना ली, और वो तस्वीर लीक होगी, हमें भी इसी तरह पता चला, अदरवाइज़ नहीं पता चल सकता। फिर जो है यानी कि वो उसको काफ़ी देर ख्वारी हुई, उस दौरान जो है ढाका की एक ही फ़्लाइट होती है हफ्ते में, वो भी गुजर गई, और उसके बाद जो है यानी कि उसको रिहा कर दिया जी, वो जी गलती नाल हो गया है। और फिर साथ उसको ये बताया कि जी ये को केस है पहले से, और हमें तो पता नहीं था, और पता नहीं ये केस था, और ये एफआईए में एफआईए को ये बताया गया था कि अगर ये बंदा अगर जाएगा तो इसको जाने नहीं देना। आप बताएं कि इस मुल्क में कौन सा बंदा एतमाद के साथ ज़िंदा रह सकता है कि आपने यानी कि मुझे नहीं आइडिया कि मैं अगर एयरपोर्ट पर जाऊं और मैं जा रहा हूं कि बड़ा एक एक्साइटेड मूड में जी कि मैं कहीं ट्रिप पर जा रहा हूं, किसी दोस्त को मिलने जा रहा हूं, या वैसे किसी ऑफिशियल विजिट पर जा रहा हूं, और मुझे उधर को पकड़ के बिठा लेता है और हथकड़ी लगा देता है, और लगता है जी कि आप पर जो है ना वो उधर सिब्बी के इलाके में कोई केस हुआ था। ये तो इस तरह सा ये क्रूअल जोक है, ये मजाक है लोगों के साथ। या अगर आपने यही काम करने हैं तो फिर एक मेहरबानी कर दें, एक नादरा जैसी एक हेल्पलाइन कायम कर दें कि कोई भी बंदा एयरपोर्ट जाने से पहले ज़रा चेक कर ले कि यार यानी कि मुझे बजाय इसके कि मैं उधर जाकर जलील हूँ और मुझे पता चले कि मैं उधर नो फ्लाई लिस्ट में हूँ, तो मैं ज़रा इधर घर बैठे पहले चेक तो कर लूँ कि मैं कहीं ट्रैवल भी कर सकता हूँ या नहीं, या उधर जाके एयरपोर्ट पे हथकड़ियाँ लगवानी है। ये इंतहाई काबिल मजम्मत किस्म की हरकतें हैं, और हुकूमत को और ऐसे लोगों को जो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं उन्हें ख्याल करना चाहिए। अगर आप बिलाल गौरी जैसे लोगों को, इतदाल पसंद जो लोग हैं, उनको भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो आपका अल्लाह हाफिज़ है। अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे, और वो है कि इस टाइम जो है यानी कि बड़ा, जिस तरह लाहौर में एक बसंत का समा था, इसी तरह जो एशिया में अभी इलेक्शन खेले जा रहे हैं। एक तो मैंने आपको बांग्लादेश का बता दिया कि बांग्लादेश में भी 12 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी एक तरीही इलेक्शन होगा, उसमें जो मेन पार्टी है वो भी आउट होगी, जो जिसके खिलाफ पहले इनकलाब आया, जो हसीना वाजिद की पार्टी, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, जिसको हम इधर हीरो बना बना के नहीं थकते, उधर लोग जो हमसे तंग आए पड़े हैं। बल्कि जो शेख मुजीब है उसने पाकिस्तान बनाने वाला, बांग्लादेश का जो फाउंडर है, उसको 3 साल बाद उसके बांग्लादेशियों ने मार दिया था, वो उधर ही विलन बन चुका था। खैर, अब उधर इलेक्शन हो रहे हैं,
और ये पहली दफ़ा है, बल्कि काफ़ी देर बाद है, कि बड़ा एक सेंटीमेंट जो है बड़े एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। हमारे तो बिछड़े हुए भाई हैं, और जो उधर मेन पार्टियाँ दो हैं, एक जमात इस्लामी है और दूसरी खालिदा ज़िया मरहूम की पार्टी है, मरहूमा की। अब उनका बेटा जो है वो फ्रंट पे लड़ रहा है। तो ये जो इलेक्शन है ये देखने वाला है। इसके ओवरऑल खिते पर भी असरात हैं, हमारे ताल्लुकात पर भी असरात होंगे। उम्मीद तो वैसे यही है कि इन दोनों में से जोन सी भी पार्टी आएगी वो प्रो पाकिस्तान आएगी। जो अवामी लीग थी, हसीना वाजिद थी, वो प्रो इंडिया थी, वो अभी भी उधर इंडिया में रह रही है। अब जो दूसरे दो इलेक्शन है उनका रिजल्ट आ गया। एक कंबोडिया का, सॉरी, थाईलैंड में इलेक्शन हुए, और दूसरा जो है वो जापान में इलेक्शन हुआ। और दोनों जगह पर नेशनलिस्ट पार्टीज़ आ गई हैं। यानी कि जो जापान में उधर की एक ही पार्टी है जो आज तक इलेक्शन जीतती आई है, यानी कि जो उधर की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो 1955 से लेके आज तक सिर्फ 2 दफ़ा हारी है। यानी कि अदरवाइज़ उनके अपने ही जो है ना एक इन हाउस प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, आते वही आप ही हैं। अभी भी जो है इनके अपने इन हाउस चेंजेस आई हैं। जो खातून आई थी उसने कोई इलेक्शन का ऐलान कर दिया, और जो वह है बड़ी हाकिश किस्म की, वो बड़ी एंटी चाइना है। जो जापान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है अभी तक बड़ा पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कि वो अपनी कोई फ़ौज भी नहीं बना सकते, यानी कि कोई फाइटिंग फोर्स उस तरह से। लेकिन यह है कि उस पर जो है यानी कि वो प्रो डिफेंस है। अब वो क्या आइन में कोई तब्दीली करने जाएगी इस टाइम पर, कि जब ट्रंप जो है वो भी सारे नुआंदा है कि साढ़े ना रहना, अपने ते रहना, और साथ जो है वो कहती है कि असी चाइना ना टक्कर लाँगे। और इस पे जो है यानी कि एक जापनीज़ जो बड़े पैसिफिस्ट समझे जाते थे, वो लगता है कि वो इस दफ़ा यानी कि वो भी अग्रेसिव मूड में है। तो ओवरऑल ना कोई दुनिया की कितनों को खैर की खबर नहीं आ रही। हर पास जेडे ना लड़ाका तैयार F-16 वो जीतते जा रहे हैं। और दूसरा जो अभी कंबोडिया उधर थाईलैंड में इलेक्शन हुआ है, कंबोडिया बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि उनकी कंबोडिया के साथ लड़ाई चल रही है। ट्रम्प जो क्रेडिट ले रहा था कि 7 जंगें उसने ख़त्म कराई हैं, उसमें एक या कन्फ्लिक्ट ख़त्म कराए हैं, उसमें एक थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी था। उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कोई मेरे ख्याल 1970 से चल रहा है, और उस पर उसने कहा कि हम उनके साथ जो है अपना एक मुआहदा वो ब्रेक करने जा रहे हैं। तो लिहाजा उधर भी कोई खैर की खबर नहीं है। लेकिन यह है कि नेशनल सेंटीमेंट ये है कि हमें को पंगा लेना चाहिए, हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें कोई आराम से नहीं बैठना चाहिए, और या फिर यह है कि वो अपने हमसायों से तंग आए हुए हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में कोई इस तरह की लीडरशिप आ रही है जिससे लगता है कि माहौल जो है ना वो भी गर्म रहेगा। कोई चीज़ें कोई इसमें जो कोई इतदाल पसंद लोग हैं उनकी गुंजाइश कम ही है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।